आता वेळ आली है आवाज उठवायची। यानी अब समय आ गया है आवाज उठाने का। आज हम भारत में एक स्वास्थ्य क्रांति की एक सुखबुगाहट पर बात कर रहे हैं। ये चर्चा खासतौर पर मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी जैसी दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे लोगों और उनके परिवारों के इर्द गिर्द घूमती हैं। और देखिए, आज का हमारा सोर्स कोई भारी भरकम रिसर्च पेपर या कोई एकेडमिक लेख नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक बहुत भावुक अपील है, एकजुट होने का एक आह्वान है। तो आज हमारी चर्चा का मिशन ये समझना है कि ये पुकार क्यों उठ रही है, अभी क्यों उठ रही है और दांव पर क्या लगा है। चलिए इस विषय की तह तक जाते हैं। बिल्कुल। और इस बातचीत का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्रोत एक बहुत गहरे और तकलीफदेह अंतर को उजागर करता है। अच्छा। देखिए, एक तरफ तो हम जीन थेरेपी, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी और प्रोटीन मॉडिफिकेशन जैसी अद्भुत वैज्ञानिक तरक्कियों के बारे में सुनते हैं। हाँ, जो यूरोप और अमेरिका में हो रही हैं। बिल्कुल, ये तकनीकें वहाँ लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, उन्हें एक नई उम्मीद दे रही हैं। लेकिन फिर हम सिक्का पलटते हैं और दूसरी तरफ है भारत, जहाँ इन इलाजों की पहुंच मरीजों तक एक बहुत बड़ा धुंधला सवालिया निशान है। हाँ। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी खाई को पाटने के लिए उठ रही आवाज के बारे में है। तो चलिए इसी खाई की गहराई से ही शुरू करते हैं। स्रोत का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इसी खामोशी के बारे में है। हाँ। लेखक का तर्क है कि सालों साल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भारत में मौजूद तो थी, लेकिन एक अदृश्य दुश्मन की तरह। लोग इसके बारे में जानते तक नहीं थे, इसका नाम तक नहीं सुना था। परिवार चुपचाप अकेले में लड़ रहे थे। बिल्कुल। अब जागरूकता है, इंटरनेट की वजह से जानकारी है, रिसर्च की बातें हो रही हैं, मगर इसके साथ ही एक नई और शायद ज्यादा जटिल समस्या खड़ी हो गई है। हाँ, और वो नई समस्या है बिखराव की। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। स्रोत में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अलग अलग प्रकारों का जिक्र है। डीएमडी, बीएमडी, एलजीएमडी, एफएसएचडी। हाँ, ये सब मेडिकल टर्म्स हैं। बिल्कुल। जैसे डीएमडी यानी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो मुख्य रूप से लड़कों को प्रभावित करती है और बहुत तेजी से बढ़ती है, या फिर एलजीएमडी लिम्ब गिर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो कूल्हों और कंधों के आसपास की मांसपेशियों को कमजोर करती है। अच्छा। अब स्रोत का कहना है कि इन अलग अलग नामों ने, इन अलग अलग निदानों ने कम्युनिटी को अनजाने में बांट दिया है। एक सोच बन गई है कि मेरी बीमारी अलग है तो मेरी लड़ाई भी अलग है। मतलब एक ही दुश्मन के खिलाफ लड़ने वाली सेना अलग अलग गुटों में बढ़ गई है। बिल्कुल सही। लेकिन फिर लेखक एक बहुत ही भावनात्मक और शक्तिशाली तर्क देता है, जो इस पूरी अपील का दिल है। वो इन मेडिकल लेबल्स को परे हटाकर कहता है, दुख एक आए, लड़ाई एक आए, भीति एक आए, होप एक आए। हाँ, यानी दर्द एक है, लड़ाई एक है, डर एक है और उम्मीद भी एक ही है। ये लाइन सिर्फ एक नारा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एकजुटता के लिए उनके तर्क का केंद्रीय स्तंभ है। ये कहने का एक तरीका है कि आपके मेडिकल फाइल में चाहे कुछ भी लिखा हो, हम सबका अनुभव, हमारा डर और हमारी उम्मीदें वो एक ही हैं। ये बहुत शक्तिशाली बात है। ये उस मेडिकल वर्गीकरण को चुनौती देता है जो अनजाने में लोगों को अलग थलग कर देता है। और यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत सिर्फ भावनात्मक अपील करके रुक नहीं जाता। नहीं, वो कुछ बहुत सीधे, चुभने वाले और शायद असहज करने वाले सवाल पूछता है। ये सवाल सिर्फ मरीजों से नहीं, बल्कि पूरे समुदाय से हैं। क्या हम एक साथ आए? क्या हमने सरकार को मेल किया? क्या हमने रेयर डिजीज पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन करवाया? और लेखक को जवाब का इंतजार नहीं है, वो खुद ही इसका जवाब नहीं में देता है। हाँ, ये सिर्फ कमेंट और व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली निष्क्रियता की बहुत कड़ी आलोचना है। ये जो आजकल का डिजिटल एक्टिविज्म है, जिसे कुछ लोग स्लैक्टिविज्म भी कहते हैं। स्लैक्टिविज्म सही शब्द है। उस पर ये सीधा निशाना है। मतलब क्या सिर्फ ऑनलाइन पोस्ट करने या किसी की पोस्ट शेयर करने से असल में कुछ बदलता है? स्रोत का मानना है कि डिजिटल दुनिया का शोर नीतिगत बदलाव में तब तक नहीं बदलता जब तक उसके पीछे कोई ठोस संगठित कार्रवाई ना हो। ये आलोचना तो बहुत सटीक है, लेकिन ये सवाल भी खड़ा करती है कि अगर लाइक और शेयर बेकार हैं, तो फिर लेखक लोगों से असल में क्या करने को कह रहा है। मतलब पहला कदम अगर जागरूकता है, तो दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण कदम क्या है? स्रोत इस पर बिल्कुल स्पष्ट है। वो हवा में बातें नहीं करता, बल्कि ठोस कार्रवाई का एक रोड मैप देता है। अच्छा। वो दो बातें साफ तौर पर कहता है। पहला, आधिकारिक तौर पर सरकार की रेयर डिजीज पॉलिसी में पंजीकरण करना,
ये एक डेटा पॉइंट बनने जैसा है, सिस्टम को ये बताने जैसा है कि मैं मौजूद हूँ, मेरी गिनती करो। और दूसरा, नीति निर्माताओं यानी सांसदों, मंत्रियों और स्वास्थ्य अधिकारियों से सीधे संवाद करना, उन्हें ईमेल लिखना, उनसे मिलना। ओके। तर्क बहुत सीधा और प्रैक्टिकल है। सरकार उस समस्या का समाधान कैसे करेगी जिसके आकार और गंभीरता के बारे में उसे औपचारिक रूप से बताया ही नहीं गया। जैसा कि स्रोत में लिखा है, सरकारला समस्या करणार कशी जर आपण सांगितलेच नाही। अगर हम बताएंगे ही नहीं तो सरकार को पता कैसे चलेगा? बिल्कुल। ओके, तो ये मुद्दा सिर्फ जागरूकता से आगे बढ़कर भागीदारी और मांग का है। सरकार की मदद लेने के लिए पहले सरकार को ये दिखाना होगा कि समस्या कितनी बड़ी है। हाँ। और यहीं पर स्रोत का वो हिस्सा आता है जो मुझे लगता है इस पूरी अपील की नींव है। वो पूरी भाषा ही बदल देता है, पहचान को एक नया नाम देता है। ये कहता है, आपन रेयर नहीं, आपन दुर्लक्षित आहोत। हाँ, हम दुर्लभ नहीं हैं, हम उपेक्षित हैं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दृष्टिकोण में एक जबरदस्त बदलाव है। सोचिए, दुर्लभ या रेयर एक मेडिकल लेबल है, एक सांख्यिकी तथ्य। ये एक निष्क्रिय अवस्था है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उपेक्षित या नेग्लेक्टेड ये एक राजनीतिक बयान है। हाँ, ये किसी पर जिम्मेदारी डालता है। बिल्कुल।